हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में मैं कुलदीप गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी रिवीजन क्लास रहेगी और जो बच्चा नोट्स नहीं बना पाया है वो साथ साथ में नोट्स भी बना लेगा। मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग 11th क्लास के फिज़िक्स फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट है ना स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी उसका हम रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, और ये आपका रहेगा मात्रक एवं मापन। फिर बता देता हूँ बच्चों, 11th क्लास का फिजिक्स फर्स्ट का चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है ये। ठीक है, चैप्टर का नाम आपका है मात्रक एवं मापन। ठीक है, अब बच्चों इसमें आप सबसे पहला हेडिंग डालिए, है ना, और आप लोग लिख दीजिए भौतिक राशियाँ। ठीक है बच्चों, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, तो हम शॉर्ट में इसे PQ भी बोलेंगे। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते किसको हैं, भौतिक राशियाँ बोलते किसको हैं? तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुने, वो राशियाँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, वो राशियाँ जिनको मापा जा सके। भौतिक राशियां कहलाती हैं। बच्चों हम लोग इस चैप्टर को एकदम बेसिक लेवल से करेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल से। भले ही ये रिवीजन क्लास है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इसको एकदम बेसिक लेवल से करेंगे। ठीक है, आप लोग नोट्स भी साथ साथ बना सकते हैं। वो राशियाँ जिनको मापा जा सके, है ना, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? तो आंसर है, उनको हम बोलते हैं भौतिक राशियाँ। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ। पहला एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ द्रव्यमान। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया लंबाई। उसके बाद अगला एग्जाम्पल मैंने बच्चों लिख दिया समय। अगला एग्जाम्पल मैंने लिख दिया बच्चों ताप। अगला एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ बच्चों क्षेत्रफल। अगला एग्जाम्पल बच्चों मैं लिख देता हूँ आयतन। खूब सारे एग्जाम्पल हो गए आदि। अब देखिए बच्चों, आपने द्रव्यमान का नाम सुना है, अंग्रेजी में बच्चों इसको बोलते हैं MASS मास। ठीक है, द्रव्यमान को हम लोग बच्चों तुलना की सहायता से माप सकते हैं, है ना। तो आपने लिखा है कि वे राशियां जिनको मापा जा सके उनको क्या बोलेंगे? भौतिक राशियां, है ना। और किसी भी राशि को बच्चों मापने के लिए उपकरण चाहिए होता है ना। तो द्रव्यमान को मापने के लिए हमें जो उपकरण चाहिए वो आपका है तुला। यदि आपके पास तुला है तो आप किसी भी वस्तु का द्रव्यमान माप सकते हो, है ना। जैसे आप फ्रूट बेचने वाले के पास जाते हो, फ्रूट लेके आते हो, तो आप लोग बोलते हो कि 1 किलोग्राम ऑरेंज देना, है ना, 1 किलोग्राम एप्पल देना, है ना। मिठाई वाले के पास हम लोग जाते हैं, है ना, तो हम बोलते हैं कि 1 किलोग्राम लड्डू चाहिए या आपको 1 किलोग्राम काजू कतली चाहिए, है ना। तो वो उन वस्तुओं का द्रव्यमान, है ना, हमें तुला के द्वारा माप कर देता है। हम हमारा द्रव्यमान भी माप सकते हैं, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को मापा जा सकता है तुला की सहायता से। तो द्रव्यमान आपका फिजिकल क्वांटिटी हो गया। लंबाई की बात करें तो बच्चों लंबाई मापने का जो उपकरण होता है, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम इसको बोलते हैं फुट, और इसका जो प्रॉपर नाम है वो आपका है स्केल। ठीक है, मीटर स्केल भी इसको बोलते हैं। तो आप
कोई भी लेंथ या कोई भी लंबाई यदि मापना चाहते हो तो आप स्केल की हेल्प से माप सकते हो, है ना। जैसे आपको अपना हाइट मापना है, ठीक है, या मान लीजिए आपकी कॉपी में मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसा कोई लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसा कोई लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसा कोई लाइन ड्रॉ कर दिया, और मैंने बोला कि लाइन नंबर 1, 2 और 3 इनका आप लंबाई बताओ कितना है। तो आपके पास यदि स्केल है तो आप इनका लंबाई माप कर बता सकते हो, है ना। तो लंबाई को मापा जा सकता है, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। जैसे बच्चों आपके पास हाथ घड़ी है या कोई भी घड़ी है, तो उससे आप समय को माप सकते हो। थर्मामीटर से आप ताप को माप सकते हो, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक है। क्षेत्रफल मान लीजिए मैं आपको इस तरह का एक आयत देता हूँ और आपको बोलता हूँ कि इसका क्षेत्रफल, है ना, कितना है। तो इसके लिए आप जानते हो बच्चों कि जो क्षेत्रफल होगा उसका फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये इसका लंबाई है और ये इसका चौड़ाई है। तो इसके लिए आपको स्केल चाहिए होगा। स्केल से पहले तो आप इस लंबाई को माप लोगे, है ना, और उसके बाद इस चौड़ाई को माप लोगे। उदाहरण के रूप में मान लीजिए आपको लंबाई मिल जाता है 3 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई जो है वो आपको मिल जाता है 2 मीटर, है ना। तो आप बोलोगे कि इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो 6 मीटर स्क्वायर है ना। इसी प्रकार आप आयतन भी माप सकते हो, है ना। तो ये सब के सब क्या है, भौतिक राशियाँ। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जाए कि फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, किसको बोलते हैं, तो बच्चों आपको बताना है कि वो राशियाँ जिनको मापा जा सके उनको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशियाँ। ओके, इसके बाद अगली और महत्वपूर्ण चीज़, ठीक है, आप लोग ये चीज़ नोट लगा के लिख लोगे, नोट लगा के लिख लोगे बच्चों। लिखेंगे आप किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए आंकिक मान के साथ साथ मात्रक की भी आवश्यकता होती है। दोबारा सुनो बच्चों, आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है यानी कोई भौतिक राशि है ना, और आप उसे व्यक्त करना चाहते हो, तो आपको 2 चीज़ें चाहिएगी। पहली चीज़ उस भौतिक राशि का आंकिक मान, पहली चीज़ क्या चाहिए, उस भौतिक राशि का आंकिक मान। और बच्चों दूसरी चीज़ आपको चाहिएगी उस भौतिक राशि का मात्रक। ध्यान देना, ध्यान सुनना बच्चों, 2 चीज़ चाहिएगी, पहली तो आंकिक मान और दूसरी जो चीज़ है वो है मात्रक, है ना। इसका मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन कैसा होगा, तो आंसर है कुछ ऐसा होगा। भौतिक राशि जो है ना वो बच्चों आंकिक मान तथा मात्रक के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो एक्सप्रेशन है ना, वो कुछ इस प्रकार होता है। फिजिकल क्वांटिटी किसके बराबर होता है, तो आंसर है आंकिक मान गुणा मात्रक के बराबर होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम शॉर्ट टर्म में लिख लेते हैं बच्चों। तो भौतिक राशि है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसके लिए हम जो सिंबल काम में लेंगे वो होगा क्यू फॉर क्वांटिटी। जो आपका आंकिक मान है इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो इसका जो प्रतीक है वो हम लेंगे एन फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो मात्रक है उसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं बच्चों यूनिट, UNIT यूनिट।
तो इसका जो प्रतीक है वो हम काम में लेंगे बच्चों छोटा u। तो आपके पास यही चीज़ जो है वो सिंबल में आ जाएगी q बराबर NU, q बराबर NU, यानी n तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है और u आपका यूनिट है। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखता हूँ। आप लोग मान लीजिए बच्चों किसी शॉप से काजू कतली लेके आए, ठीक है, और कितनी काजू कतली लेके आए, तो इसका आंसर है आप 2.5 किलोग्राम काजू कतली लेके आए, ठीक है। अब आप 2.5 किलोग्राम काजू कतली लेके आए हो, इसका मतलब यहाँ जिस क्वांटिटी की बात चल रही है वो आपकी द्रव्यमान है, ठीक है। तो आप कितना काजू कतली लेके आए, यानी काजू कतली का द्रव्यमान कितना है, तो आपको ऐसा बोलना पड़ा कि 2.5 किलोग्राम। यहाँ 2.5 क्या है, तो आंसर है न्यूमेरिकल वैल्यू। किलोग्राम क्या है, तो आंसर है यूनिट। और यहाँ जिस फिजिकल क्वांटिटी की बात चल रही है वो आपकी क्या है, द्रव्यमान। तो बच्चों देखो, द्रव्यमान को आपने एक्सप्रेस किया है ना, n गुणा u की टर्म में, है ना, n गुणा u की टर्म में। मास इज इक्वल टू एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और गुणा में इसका क्या है बच्चों, यूनिट है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी देख लो आप, वो हमेशा n गुणा u के टर्म में एक्सप्रेस की जाती है। ध्यान से सुनना बच्चों, कोई भी क्वांटिटी हो, क्वांटिटी जिसको आप माप सकते हो, है ना, और वो हमेशा n गुणा u की टर्म में ही एक्सप्रेस की जाती है। चलो जैसे मैं बात कर लेता हूँ बच्चों लंबाई की, है ना। यहाँ जो आपका q था, यानी जो फिजिकल क्वांटिटी थी वो आपकी मास थी, है ना, और यहाँ आपका फिजिकल क्वांटिटी हो गया लेंथ। मान लीजिए आपके पास एक डोरी है और आपसे पूछा जाता है कि इस डोरी का लेंथ कितना है, लंबाई कितना है, तो आप उसका लेंथ मेजर करते हो और वो आपको मान लीजिए मिलता है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए ये जो 15 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो ये सेंटीमीटर है ये आपका यूनिट है, और जिस क्वांटिटी की यहाँ बात चल रही है वो आपकी लेंथ है, यानी इसको भी रिप्रेजेंट आपने किया है n गुणा u की टर्म में, ठीक है। इसके अलावा यदि और एग्जांपल देखें, जैसे हम टाइम की बात कर लें, टाइम मीन्स समय की बात कर लें। जैसे मैंने आपको ये बोला कि हमारा जो आज के बाद का नेक्स्ट क्लास है वो ये क्लास कंप्लीट होने के 2 घंटे बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो समय की है, टाइम की है, और मैंने आपको बोला कि 2 घंटा बाद अपना क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बच्चों ये जो 2 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। किसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो आंसर है क्वांटिटी टाइम का। और यहाँ जो ये घंटा है ये आपका क्या है बच्चों, यूनिट। तो टाइम को भी आपने एक्सप्रेस किया, लेकिन कैसे एक्सप्रेस किया, n गुणा u के टर्म में। फॉर एग्जांपल मान लो आपको टेम्परेचर यानी ताप को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि आज दिन का अधिकतम तापमान कितना था, और मान लीजिए आपको पता लगा कि आज दिन का अधिकतम तापमान ये था। तो देखो आपने किसको एक्सप्रेस किया है, तो आंसर है आपने टेम्परेचर को एक्सप्रेस किया है, और न्यूमेरिकल वैल्यू इसका कितना है, तो आंसर है 35, और जो यूनिट है वो क्या है, तो इसका आंसर है बच्चों डिग्री सेल्सियस। क्या है, डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो वो हमेशा कैसे एक्सप्रेस की जाती है, तो आंसर है इस वाले एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस की जाती है, व्यक्त की जाती है, Q बराबर n गुणा u। ओके, एक बात ध्यान से सुनो बच्चों, अकेला अंकिक मान किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने में सक्षम नहीं होता, और अकेला मात्रक भी किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने में सक्षम नहीं होता। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा आज का जो क्लास है जैसे ही कंप्लीट होगा, इसके मैं आपको समय बता रहा हूँ, इसके 2 समय के बाद
मैं आपको बता रहा हूँ, इसके 2 समय के बाद मेरा अगला क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक अधूरा इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन से आपके पास टाइम का कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो नहीं पहुंचा। केवल 2 से आप नहीं समझ पाओगे कि मेरा अगला क्लास कब स्टार्ट होने वाला है ना। तो कोई बच्चा क्या काम करेगा, 2 मिनट बाद चेक करेगा कि सर का क्लास स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। कोई बच्चा 2 मिनट बाद चेक करेगा, कोई 2 घंटे बाद चेक करेगा, कोई 2 दिन के बाद चेक करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। यदि मैं ऐसा बोल देता कि मेरा क्लास 2 मिनट के बाद स्टार्ट होगा, तो मैंने आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी दिया और उसके साथ साथ आपको यूनिट भी दे दिया। इसका मतलब टाइम का जो एक्सप्रेशन है वो एकदम पूरा है, n गुणा u के फॉर्म में। तो 2 मिनट बाद मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला, आप समझ जाओगे। यदि मैंने ऐसे बोल दिया कि 2 घंटा बाद स्टार्ट होने वाला है ना, तो यूनिट अब मिनट नहीं बोलो, क्या हो गया, घंटा, लेकिन एक्सप्रेस हो गया, आप समझ जाओगे। यदि क्लास जो है वो 7 बजे कंप्लीट हुआ है या 8 बजे कंप्लीट हुआ है, तो अगला क्लास जो है वो 10 बजे स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है बच्चों। आप कोई भी एग्जाम्पल देख लो, कोई भी एग्जाम्पल देख लो, है ना। जैसे देखो, आप बोलते हो ना कि एक वाहन, है ना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है ना। तो आप किसकी बात कर रहे हो, तो आंसर आप चाल की बात कर रहे हो। तो ये तो फिजिकल क्वांटिटी है ना। और इसको बच्चों आपने कैसे एक्सप्रेस किया है, तो इसका आंसर है, आपने इसको एक्सप्रेस किया है n गुणा u के टर्म में। कैसे एक्सप्रेस किया है, n गुणा u के टर्म में। ठीक है, यहाँ जो आपका 20 है, वो ये जो क्वांटिटी है जिसका नाम स्पीड है ना, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये जो किलोमीटर प्रति घंटा जो है ना, वो आपका क्या है, यूनिट है। तो प्यारे बच्चों, कोई भी क्वांटिटी हो वो हमेशा किस टर्म में होती है, तो इसका आंसर है वो होती है n गुणा u के टर्म में। ठीक है, तो आपने एक फार्मूला यहाँ सीखा और वो फार्मूला आपका क्या है, तो इसका आंसर है वो आपका है q बराबर n गुणा u। क्या है, q बराबर n गुणा u। ओके, चलो अगला हेडिंग डालिए, भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार, ठीक है, यानी टाइप्स। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो आपकी भौतिक राशियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती है भाई, कितने प्रकार की होती है, तो बच्चों आंसर है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं इनका नाम लिख देता हूँ। देखो बच्चों, 3 प्रकार की। नंबर 1, आपको केवल एक बार नंबर 1 लिखना है, केवल आपको एक बार नंबर 1 लिखना है। 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों मूल राशियाँ। क्या बोलते हैं इसको, मूल राशियाँ। ठीक है, और अंग्रेजी में बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या बोला जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। आपको एक बार नंबर 1 ही लिखना है। नंबर 2 भी मैं आपको बता देता हूँ, जो अभी आपको नोट नहीं करना है। दूसरी को बोलते हैं बच्चों व्युत्पन्न राशियाँ, डिराइव्ड क्वांटिटीज। व्युत्पन्न राशियाँ, अभी ये नोट नहीं करना आपको। और जो तीसरा प्रकार है वो होता है आपका पूरक राशियाँ। इनको बोलते हैं भाई सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। समझ रहे हो मेरी बात। तो बच्चों सबसे पहले बात कर लेते हैं मूल राशियाँ क्या होती है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग लिखेंगे किसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मैं लिखने जा रहा हूँ वो राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है। क्या लिखा है, वो राशियां जो
अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, निर्भर नहीं करती हैं, बच्चों मूल राशियां कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, एक बार इस चीज़ को याद रखोगे, है ना। निर्भर नहीं करती है इसका मतलब क्या है वो आगे देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, वो राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, है ना, वो क्या कहलाती हैं, मूल राशियां। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं, बताओ फंडामेंटल क्वांटिटीज या मूल राशियां किसको बोलेंगे, है ना। तो आपका आंसर होगा वो राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, क्या कहलाती हैं, मूल राशियां। ठीक है बच्चों, नए लाइन में एक चीज़ लिखो, एसआई पद्धति में मूल राशियां, एसआई पद्धति में मूल राशियां कितनी होती है भाई, तो इसका आंसर है 7। एसआई पद्धति में मूल राशियां कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा बच्चों, 7। मूल राशियां कितनी होती है, 7। अब एसआई पद्धति, इसका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, और इसको हम बोलते हैं बच्चों अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का मतलब क्या है, तो इसका आंसर है बच्चों जिसको पूरा का पूरा वर्ल्ड, यानी पूरा का पूरा जो विश्व है, यानी वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सब के सब फॉलो करें, है ना। ऐसे वाले सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, और ये वाला जो सिस्टम है इसको कहा जाता है एसआई पद्धति। ठीक है, तो एक इंटरनेशनल सिस्टम है ना, उसमें मूल राशियां जो हैं वो कितनी डिफाइन की गई है, 7। ठीक है, तो बच्चों यहाँ आपको एक टेबल बनाना है, यहाँ आपको एक टेबल बनाना है। टेबल में कुछ कॉलम रहने वाले हैं, मैं यहाँ बना देता हूँ। टेबल में आप एक काम करोगे, ये चीज़ मैं हटा देता हूँ। वो राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती क्या कहलाती हैं, मूल राशियाँ। और एसआई पद्धति में ये मूल राशियाँ कितनी होती है, 7। तो आपको एक टेबल बनानी है। टेबल में आपका एक कॉलम रहेगा क्रम संख्या का। ठीक है, दूसरा जो कॉलम है वो रहने वाला है मूल राशि का। ठीक है, यहाँ एक चीज़ एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ये जो मूल राशि है इसका जो इंटरनेशनल या एसआई सिस्टम में जो मात्रक है वो भी लिख लेंगे, और यहाँ बच्चों जो मात्रक का प्रतीक है वो भी लिख लेंगे। मात्रक का प्रतीक यानी संकेत वो भी लिख लेंगे। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे हम। मूल राशियाँ, वो राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती क्या कहलाती हैं, मूल राशियाँ। ठीक है बच्चों, एसआई पद्धति है ना, उसमें ये मूल राशियाँ कितनी होती है, 7। तो मैं क्रमांक लगा लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 की 7 बच्चों आपको याद रहनी चाहिए, है ना। 7 के 7 बच्चों आपको याद रहनी चाहिए, आगे इस चैप्टर में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ये 7 के 7 आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज याद रखनी है। सबसे पहले देखो बच्चों, मैं लिखने जा रहा हूँ लंबाई। लंबाई ये पहली मूल राशि है। ठीक है, दूसरी लिखने जा रहा हूँ मैं बच्चों द्रव्यमान, ये दूसरी मूल राशि है। तीसरी मैं लिखने जा रहा हूँ बच्चों समय। ठीक है, चौथी मैं लिखने जा रहा हूँ ताप। पांचवी में लिखने जा रहा हूँ बच्चों विद्युत धारा। छठी में लिखने जा रहा हूँ प्रदीपन तीव्रता, या इसको बोलते हैं ज्योति की तीव्रता। और 7 नंबर में लिखने जा रहा हूँ बच्चों पदार्थ की मात्रा। नंबर 1 है आपका लंबाई, नंबर 2 आपका है द्रव्यमान, नंबर 3 आपका है बच्चों समय, इसके बाद आपका नंबर 4 है ताप, और नंबर 5 है विद्युत धारा,
और नंबर 6 है ज्योति की तीव्रता और नंबर 7 है आपकी पदार्थ की मात्रा। तो एक बार आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी, तो आप लोगों का आंसर होगा सर 7। ठीक है, कौन कौन सी, तो बच्चों आपको बताना है। नंबर 1 मेरे साथ आप बोलेंगे भी। नंबर 1 क्या है, लंबाई। नंबर 2 द्रव्यमान। नंबर 3 समय। नंबर 4 ताप। नंबर 5 विद्युत धारा। नंबर 6 ज्योति की तीव्रता और नंबर 7 क्या है, पदार्थ की मात्रा। ये बच्चों 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखनी है। अब इनके मैं मात्रक लिख देता हूँ बच्चों। लंबाई का जो मात्रक है वो बच्चों मीटर होता है और इसका प्रतीक है ना छोटा m। जो मीटर है उसका प्रतीक क्या है, छोटा m। m को आप लोग मीटर रीड करोगे। द्रव्यमान और इसका जो मात्रक है वो आपका रहता है बच्चों किलोग्राम, ठीक है, और इसका प्रतीक है K और उसके बाद G, है ना, छोटा K और उसके बाद छोटा G। समय का जो मात्रक है आप सब जानते हो क्या होता है भाई, सेकेंड, ठीक है, और इसको लिखा जाता है सेकेंड अल्फ़ाबेट के S से। उसके बाद बच्चों है ताप। ताप का जो मात्रक है वो रहता है आपका केल्विन, ठीक है, और इसको लिखा जाता है बच्चों बड़े के से, बड़े के से, बड़े के से। विद्युत धारा बच्चों इसका जो मात्रक है वो रहता है एम्पियर। क्या रहता है, एम्पियर, ठीक है, और साइंटिस्ट का नाम है एम्पियर। और इसका जो बच्चों प्रतीक है वो है बड़ा ए। बच्चों जो ज्योति की तीव्रता है उसका जो मात्रक है वो आपका रहता है कैंडेला, या कैंडिला भी बोलते हैं इसको, कैंडेला, ठीक, और इसको लिखा जाता है या इसका जो प्रतीक है वो होता है बच्चों CD। और जो पदार्थ की मात्रा है इसका मात्रक रहता है मोल और इसको लिखा जाता है MOL से। किससे लिखा जाता है, MOL से। तो 7 मूल राशियाँ होगी। पहली आपकी क्या है बच्चों, लंबाई। दूसरी द्रव्यमान। तीसरी समय। इसके बाद चौथी ताप। इसके बाद विद्युत धारा। इसके बाद ज्योति की तीव्रता और इसके बाद पदार्थ की मात्रा, ठीक है। लंबाई का आपका मात्रक रहता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति की तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। और ये इन मात्रकों के प्रतीक हैं। टेबल बन गया, ओके। चलो अब एक काम करो, ठीक है बच्चों, टेबल के नीचे एक नोट लगाओ, टेबल के नीचे एक नोट लगाओ और नोट लगा के लिखो मूल राशियों के उपरोक्त समूह में कोई भी मूल राशि, कोई भी मूल राशि समूह की अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती। कोई भी मूल राशि समूह की अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती। अब ध्यान से सुनना, आपने बच्चों मूल राशियाँ क्या होती है ना, इसके बारे में स्टार्ट में बताया था। तो क्या कहा था कि वो राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती क्या कहलाती हैं, मूल राशियाँ। जैसे मान लीजिए मैं बात कर लेता हूँ इस मूल राशि की, मूल राशियाँ 7 होती है, मैं किसकी बात कर लेता हूँ, द्रव्यमान की। तो बच्चों ये 7 राशियों का जो समूह है इसमें आपने द्रव्यमान को सिलेक्ट कर दिया तो बाकी की कितनी बच गई, 6 बच गई।
तो ये द्रव्यमान बाकी की 6 राशियों पर निर्भर नहीं करेगा। न तो ये लंबाई पर निर्भर करेगा, न समय पर निर्भर नहीं करेगा, और न ही बच्चों इन पे निर्भर करेगा। ठीक, इसी प्रकार मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया ताप को, तो ताप के अलावा बाकी की जो 6 हैं उन पर ताप निर्भर नहीं करेगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं हम लोग। टेबल नोट हो गया आपका। एक साधारण सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ कि कैसे निर्भर नहीं करती, है ना। एक साधारण सा उदाहरण लेता हूँ कि आपके पास बच्चों एक रबड़ का टुकड़ा है, इलास्टिक रबड़, ठीक है, और आपने इसका लंबाई मापा, तो ये आपको मिलता है मान लीजिए 15 सेंटीमीटर। कितना मिलता है आपको? ये 15 सेंटीमीटर। ओके, स्केल से आपने लंबाई को माप लिया, ठीक है। अब बच्चों आप क्या काम करो कि इसको तुलना में रख दो, है ना, और इसका द्रव्यमान माप लो। और मान लीजिए आपको इसका द्रव्यमान मिल गया बच्चों 12 ग्राम, है ना, रबड़ है रबड़, कितना मिल गया? 12 ग्राम, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब आप क्या काम करो कि इस रबड़ को खींचकर इसकी लंबाई बढ़ा दो। और मान लीजिए आपने ऐसा सोचा हुआ है कि इसकी लंबाई डबल कर देते हैं। अच्छा इलास्टिक है, आपने इसको खींचा और आपने क्या काम किया कि खींचकर इसका जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर कर दिया, डबल कर दिया। तो बच्चों ये क्या हो गया? तो आंसर है चेंज इन लेंथ हो गया, यानी लंबाई में क्या हो गया बच्चों? परिवर्तन हो गया, लंबाई चेंज हो गई, ठीक है। अब आपने इसको खींचकर डबल कर दिया, तो क्या बच्चों इसका द्रव्यमान 24 ग्राम यानी डबल हो जाएगा? तो आंसर है नहीं। इसका पहले द्रव्यमान कितना था? 12 ग्राम, 12 ग्राम। इसका अब भी द्रव्यमान कितना रहेगा? 12 ग्राम। इसका मतलब द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आया। द्रव्यमान में चेंज नहीं आया, इसका मतलब द्रव्यमान जो है वो लंबाई पे निर्भर नहीं करता। इसका लंबाई जब 15 सेंटीमीटर था तब भी ये कितना था? 12 ग्राम। और जब ये चेंज होकर 30 सेंटीमीटर हो गया तब भी ये कितना रहा? 12 ग्राम। तो द्रव्यमान किस पे डिपेंड नहीं कर रहा? लंबाई पर डिपेंड नहीं कर रहा, है ना। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो आपका द्रव्यमान है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान दुनिया की अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करता। वो राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती उनको क्या कहा जाता है बच्चों? मूल राशियां। जैसे द्रव्यमान अन्य पे निर्भर नहीं करता, वैसे लंबाई भी अन्य पे निर्भर नहीं करती, ऐसे ही विद्युत धारा भी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि मूल राशियां, है ना, कितनी होती हैं? 7। आपसे पूछे नाम बताओ तो आपको फटाफट बता देना है। नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान, नंबर 3 समय, नंबर 4 ताप, नंबर 5 विद्युत धारा, नंबर 6 ज्योति की तीव्रता, और नंबर 7 आपको क्या बोल देना है बच्चों? पदार्थ की मात्रा। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ओके, चलो, मैंने कहा कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की, तो आप लोगों ने कहा 3 प्रकार की। नंबर 1 हो चुका है बच्चों मूल राशियाँ, है ना। फिर कह रहा हूँ मूल राशियाँ बच्चों एसआई पद्धति में कितनी होती है? तो आंसर है 7। और आप लोगों को, है ना, इन 7 मूल राशियों के नाम कंठस्थ होने चाहिए, है ना। इतने कंठस्थ होने चाहिए कि आप लोग एक सांस में बता दो। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति की तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और ताप, एक सांस में आप बता दो, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो नंबर 1 थी बच्चों मूल राशियां। अब नंबर 2 है व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां बच्चों कितनी होती हैं? 7। व्युत्पन्न राशियां कितनी होती है? आंसर कोई ठिकाना नहीं, गिन ही नहीं सकते,
है ना। इसका मतलब असंख्य होती है। कितनी होती है? असंख्य होती है, बहुत ज़्यादा होती है। व्युत्पन्न राशियाँ किसको बोलते हैं? देखिए, तो मैं लिखने जा रहा हूँ, आप लोग भी लिखेंगे। वो राशियाँ जो मूल राशियों से प्राप्त होती हैं। प्राप्त का मतलब व्युत्पन्न होती हैं, प्राप्त होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। यानी मूल राशियों से जो राशियां बनाई जाती हैं, है ना, उनको व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो इसका डिपेंडेंसी पर आधारित एक परिभाषा और लिख लेते हैं। मूल राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, और व्युत्पन्न राशियां, तो इसका आंसर रहेगा आपका वो राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। वो राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, निर्भर नहीं करती वो तो मूल राशियां होती है। और जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, भाई मूल राशियों से प्राप्त होगी तो मूल राशियों पर निर्भर करेगी, निर्भर करती है, क्या कहलाती है बच्चों? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं वो राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, बाद में समझेंगे कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे निर्भर करती है। एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे बच्चों, आपने एक क्वांटिटी का नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं चाल, है ना। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्पीड, वेग, त्वरण, क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ये सब की सब कौन सी राशियां हैं? तो इसका आंसर है ये सब के सब प्यारे बच्चों व्युत्पन्न राशियां हैं। ठीक है बच्चों, मैं इसमें उदाहरण के रूप में चाल को पकड़ लेता हूँ। ठीक है, आप लोग समझिए। ठीक है, नोट इतना ही करना है, आगे नोट नहीं करना, आपको केवल समझना है। मैं चाल को पकड़ लेता हूँ बच्चों। चलो बताओ चाल का फार्मूला क्या है? सब जानते हो आप। चाल का फार्मूला क्या है? चाल का फार्मूला है बच्चों दूरी बटा समय। चाल का फार्मूला क्या है? दूरी बटा समय। तो बच्चों आप गौर से देखो, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, पहली बात चाल क्वांटिटी है क्योंकि इसको मापा जा सकता है ना। अब इसको मापने के लिए जो उपकरण चाहिए, है ना, उसका नाम तुला नहीं है, उसका नाम मीटर स्केल नहीं है। बच्चों वाहनों में एक स्पीडोमीटर लगा रहता है ना, स्पीडोमीटर एक घड़ी सी लगी रहती है ना, वो वाहन की चाल को मापता है ना। वो निडल 40 पे आ गया तो आप बोलते हो स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो गया, है ना। 70 पे आ जाता है तो आप बोलते हो 70 किलोमीटर पर आवर हो गया, है ना। एक स्पीडोमीटर लगा रहता है ना, वो स्पीड को मापता है। तो स्पीड को मापा जा सकता है ना। कोई वाहन किस स्पीड से जा रहा है आप उसको माप सकते हो। तो एक फिजिकल क्वांटिटी है। फार्मूला आपका दूरी बटा समय। यदि इसको गौर से देखोगे ना बच्चों, तो चाल जो है वो बनाने के लिए आपको दो मूल राशियों की आवश्यकता पड़ी। और पहली जो मूल राशि है वो है लंबाई, और दूसरी जो मूल राशि है वो यहाँ है समय। जब आपने लंबाई में समय का भाग दिया तब आपको जो राशि प्राप्त हुई उसका नाम था चाल। अब आप कह रहे हो सर समय तो देखो हमें, है ना, हर में दिखाई दे रहा है लेकिन लंबाई तो दिखाई नहीं दे रही। बच्चों जो ये वाला अंश है ना, इसमें जो लिखा हुआ है ना, वो आपका क्या है? लंबाई है। क्या है वो? आपका लंबाई। बच्चों दूरी लंबाई होती है। जैसे मैंने आपको ये बोला, एक बहुत सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि नौहर से तारानगर का दूरी
80 किलोमीटर है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नौहर और तारानगर के बीच में जो आपका सड़क मार्ग बना हुआ है, वो आड़ा टेढ़ा सीधा कैसा भी हो सकता है, उस सड़क मार्ग का जो लंबाई है, उस सड़क मार्ग का जो लंबाई है वो ही दूरी है। तो प्यारे बच्चों, दूरी का मतलब क्या होता है? लंबाई। और आपको याद होगा जो ये लंबाई है ये आपकी मूल राशि है, और जो आपका समय है वो भी क्या है? मूल राशि। तो चाल को बनाने के लिए दो मूल राशियां लगी हैं, एक तो लंबाई और दूसरी आपकी क्या लगी हुई है? समय। तो लंबाई में समय का भाग देने पर आपको क्या मिलता है? चाल मिलता है। तो जो मूल राशियों से प्राप्त होती है उसको व्युत्पन्न राशि बोला जाता है। तो ये आपकी क्या है? व्युत्पन्न राशि। क्या है ये? व्युत्पन्न राशि। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी कि ये मूल राशियों पर निर्भर कैसे करती है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना। मान लो हम किसी वाहन ए की चाल मापना चाहते हैं। तो वाहन को हमने नौहर से छोड़ा और वो तारानगर पहुंच जाता है, और तारानगर पहुंचने में वो जो टाइम लेता है वो उसका रहता है 4 घंटा। तो आपसे पूछा जाए कि उस वाहन ए का चाल क्या था, तो फार्मूला तो आपका दूरी बटा समय है। दूरी बेटा ये रहा, समय आपका ये रहा। तो यहाँ से आपको जो वाहन ए का चाल मिलेगा वो होगा कितना भाई? 20 किलोमीटर पर घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब आपने एक वाहन बी को नौहर से छोड़ दिया वाहन बी को, और वो क्या काम करता है कि 2 घंटे बाद तारानगर पहुंच जाता है। ठीक है। तो उसने जो दूरी चला वो 80 किलोमीटर है, क्योंकि वो भी बच्चों नौहर से ही चला है और तारानगर जाके रुका है। लेकिन उसने जो टाइम लिया वो 2 घंटा है। तो उसका जो चाल आपको मिलेगा वो होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी चाल जो है वो जस्ट डबल। इसका कितना बेटा? 20, और इसका कितना? 40। कॉमन सेंस की बात है, इसने 4 घंटा लिया, इसने 2 घंटा लिया, तो ये तेज चला है, ये तेज चला है। तो यहाँ एक चीज़ देखो बच्चों, यहाँ एक चीज़ देखो, जो एग्जाम्पल नंबर 1 है और जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, इनमें हमने क्या काम किया कि जो टाइम था, जो समय था, उसमें हमने चेंज किया। देखो बच्चों, दूरी बटा समय फार्मूला ये, तो ये आपका टाइम है और ये आपका टाइम है ना। यहाँ टाइम में आपको चेंज नज़र आ रहा है। देखो दूरी या लंबाई तो यहाँ भी 80 किलोमीटर है, यहाँ भी 80 किलोमीटर है। आपने टाइम चेंज किया, 4 से बोलो कितना किया? 2। 4 से बोलो कितना किया? 2। और टाइम जैसे ही चेंज हुआ मेरे बच्चों, आप देख रहे हो चाल भी चेंज हो गया। देखो चाल भी चेंज हो गया, 20 से कितना हो गया? 40। यानी जो ये चाल है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है समय पर, और समय का मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मूल राशि पर, है ना। तो चाल एक ऐसी राशि है जो मूल राशियों पर निर्भर करती है। और चाल कौन कौन सी मूल राशियों पर निर्भर करती है? तो यहाँ हम कहेंगे कि भाई फार्मूला लंबाई बटा समय। दूरी का मतलब बच्चों, दूरी का मतलब क्या होता है? दूरी का मतलब क्या होता है? लंबाई। फार्मूला है लंबाई बटा में समय है। तो एक तो किस पे डिपेंड करेगा? लंबाई पे, और एक किस पे डिपेंड करेगा? समय पे। इसका मतलब यदि आप ये देखते हो कि समय में यदि कोई चेंज आ रहा है तो किस में चेंज आ जाएगा? चाल में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लंबाई में यदि कोई चेंज आ रहा है तो बोलो बच्चों किस में चेंज आ जाएगा? चाल में। तो चाल जो है वो इस फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ पर या फिर इस फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम पर निर्भर करती है। तो ध्यान से सुनना, वो वाली राशियाँ जो किस पे निर्भर करती है? मूल राशियों पे निर्भर करती है ना। उन सबको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? व्युत्पन्न राशियाँ। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियों के मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बता दिए। अब बच्चों देखो, इस चैप्टर में हम लोगों को आगे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, और वो चीज़ें आप तब सीख पाओगे जब कुछ व्युत्पन्न राशियों के सूत्र, है ना, आप लोगों को याद हो। तो मैं कुछ राशियों के
सूत्र आपको लिखवा रहा हूँ और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। इसके लिए आपको एक काम करना है, वो सारे के सारे सूत्र जो मैं आज की क्लास में आपको लिखवाने जा रहा हूँ, है ना, आप लोगों को याद करने भाई। जो बच्चा सीखना चाहता है ना, वो चाहता है कि इस चैप्टर में उसको प्रॉब्लम ना आए, है ना, तो बच्चों ये 5, 10, 15 सूत्र मैं आपको लिखाऊंगा, वो सारे के सारे आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशि आप लोगों ने लिख लिया। इसके बाद बच्चों आप नए लाइन में लिखो, है ना। यदि नोट्स मेरे साथ आप लिख रहे हैं तो बच्चों आप लोग नए लाइन में लिखो कुछ महत्वपूर्ण राशियों के सूत्र। ये लो जी, सूत्र याद करने हैं चैप्टर में आगे बढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। नंबर 1, इसकी तो मैं बात कर ही चुका हूँ, फिर भी लिखवा देता हूँ बच्चों। चाल का सूत्र याद रखोगे। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी और बट्टे में क्या लिखते हैं बच्चों? समय। याद रखना बच्चों, दूरी लंबाई है, ठीक है। नंबर 2 वेग। कई बार बच्चा क्या काम करता है, चाल और वेग को एक ही बात समझता है। ये वाहन इस वेग से जा रहा है या ये वाहन इस चाल से जा रहा है, तो बच्चा चाल और वेग को एक चीज़ समझता है। लेकिन बच्चों हम लोग जब वेक्टर पढ़ेंगे ना, आपके एक चैप्टर लगता है बच्चों वेक्टर, यानी उसमें हम लोग पढ़ेंगे सदिश राशियाँ, ठीक है। उस वाले चैप्टर में आपको पता लगेगा कि चाल अलग चीज़ होता है और वेग अलग चीज़ होता है। बच्चों वेग का जो फॉर्मूला है वो आपका रहता है क्या रहता है? विस्थापन, और बट्टे में क्या रहता है? समय, ठीक है। तो बच्चों दूरी अलग चीज़ है और विस्थापन अलग चीज़ है, इसलिए चाल अलग चीज़ है और वेग अलग चीज़ है। हाँ, दूरी भी किसको कहा जाता है? लंबाई को, और विस्थापन भी किसको कहा जाता है? लंबाई को, ठीक है। थोड़ा मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, ठीक है। नंबर 3 बच्चों, फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ त्वरण का, ठीक है। बच्चों इसका फार्मूला होता है वेग बट्टा में समय। वेग में परिवर्तन की दर, वेग बट्टा समय किसका है? त्वरण का सूत्र, ओके। नंबर 4, ये कुछ सूत्र आपको बच्चों याद रखने पड़ेंगे। बल, है ना, इसका नाम सुना है ना आपने? 4 न्यूटन का बल, 5 न्यूटन का बल, है ना। बल, बच्चों बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। याद है ना, F बराबर m में। F बराबर क्या होता है? m में, है ना। ये किसका फार्मूला है? बल का। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। नंबर 5 वर्क की बात कर रहा हूँ, वर्क, है ना, जिसको बोलते हैं कार्य। इसका फार्मूला आपका होता है बच्चों बल गुणा विस्थापन, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ बच्चों क्षेत्रफल। इसका जनरल फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। इसके बाद लिखो बेटा 8 नंबर। 8 नंबर आप लिखो दाब। इसका फार्मूला होता है बल और बट्टे में आपको लिखना है क्षेत्रफल। इसके बाद आपको लिखना है घनत्व का फार्मूला। क्या लिखा है मैंने? घनत्व, और इसका फार्मूला होता है द्रव्यमान, और बट्टे में लिख दोगे आयतन। इसके बाद मैं आपको बताता हूं संवेग, है ना, लीनियर मोमेंटम, संवेग। इसका फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणा वेग। इसके बाद मैं लिखता हूं बच्चों फार्मूला पावर का, यानी शक्ति का,
ठीक है। और इसका जो आपका फार्मूला है वो है कार्य और बट्टा में क्या आता है, समय। ठीक, इसके बाद मैं फार्मूला लिखता हूं विद्युत धारा का। किसका, विद्युत धारा का। सुना ना, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो ऊपर तो क्या आता है, आवेश, और बट्टा में क्या आता है, समय। इसके बाद मैं फार्मूला लिखता हूं वेग प्रवणता का, प्रवणता, ग्रेडियंट, प्रवणता। और वेग प्रवणता का जो फार्मूला है वो होता है वेग और बट्टा में क्या लिखते हैं, दूरी। ठीक है। उसके बाद लास्ट फार्मूला लिख लो, चलो, दाब प्रवणता। जैसे वेग प्रवणता का फार्मूला है वेग और बट्टा में दूरी, प्रवणता आ गया तो बट्टा में दूरी है। दाब प्रवणता तो बच्चों दाब और बट्टा में क्या आ जाएगा, दूरी। ठीक है। ये बच्चों मैंने कुछ क्वांटिटीज हैं, कुछ राशियां हैं, है ना, जिनके मैंने आपको सूत्र लिखवाए हैं। यहाँ जो ये वाली क्वांटिटी है ये फंडामेंटल है, मैंने फंडामेंटल का फार्मूला लिखा है यहाँ। इसके अलावा बाकी सब, है ना, डिराइव्ड है, व्युत्पन्न राशि है। फार्मूला याद रखना है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। वेग बराबर क्या, विस्थापन बटा समय। त्वरण वेग बटा समय। बल द्रव्यमान गुणा त्वरण। कार्य बल गुणा विस्थापन। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। दाब बल बटा क्षेत्रफल। घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन। संवेग द्रव्यमान गुणा वेग। शक्ति कार्य बटा समय। विद्युत धारा क्या होता है, आवेश बटा समय। वेग प्रवणता वेग बटा दूरी। दाब प्रवणता दाब बटा दूरी, है ना। तो ये 14 जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, है ना, जो ये बच्चों मैंने आपको 14 भौतिक राशियां जो है उनके सूत्र मैंने आपको लिखवाए हैं, है ना। और ये चैप्टर यदि आप अच्छे से समझना चाहते हो तो मैं नहीं कहता कि आप सैकड़ों सूत्र याद रखो, है ना, एक बार के लिए इतने याद रख लो, है ना, पर्याप्त है। ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा, है ना, ये चीज़ें आप याद रख लो। तो बच्चों आज की जो हमारी क्लास है उसको हम यहीं कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।